सर, आप अपने तालीमी सफ़र के बारे में और कुछ अपने बारे में बताएं। देखिए, मेरा पैदाइश कलकत्ता में हुई सन 1970 में। उसके बाद मेरा स्कूल का पहला सफ़र जो है वो सेंट एंथनी स्कूल न्यू मार्केट का तरफ रुख किया। उसके बाद क्लास 3 में मैं ट्रांसफ़र लेकर के सेंट जोसेफ्स कॉलेज बो बाज़ार में अपना हायर सेकेंडरी तक वहाँ पर तालीम हासिल करके नीलरतन सरकार मेडिकल कॉलेज में हमारा जो MBBS कोर्स है उसे मुकम्मल करके फेलोशिप रॉयल कॉलेज के अंडर में अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप्स हैदराबाद और मुख्तलिफ़ जगह अलग अलग डिग्रियाँ हमने हासिल की हैं। और हमारा ट्रेनिंग जो है शंभूनाथ पंडित अस्पताल में तकरीबन 6 साल तक मैं वहाँ अटैच रहा और अलग अलग डिपार्टमेंट में हमारा ट्रेनिंग जो है वो ट्रेनिंग हमने हासिल की। और फेलोशिप करने के बाद हमने अपना प्रैक्टिस यहाँ शुरू किया और प्रैक्टिस का काम करते करते बाकी सब जो काम है उसे हमने अंजाम दिया। पॉलिटिक्स सर, आप कब ज्वाइन किया और किस तरह आपको पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट हुआ? पॉलिटिक्स से मेरा ताल्लुक़ फैमिली के तौर पर है। हमारे दादा हुजूर सन 1925 साल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ कलकत्ता कॉरपोरेशन का जो चुनाव है वो लड़े थे और उसी चुनाव के ज़रिए से वो जीत हासिल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो मेयर बने थे उसमें उन्होंने शिरकत की थी। उससे सिलसिला हुआ। उसके बाद अब्बा कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन किए और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रह करके सारा ज़िंदगी आंदोलन और जद्दोजहद में रहे, सरकार में भी रहे और उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए हमने जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है और युवा तंजीम है इससे अपने नाता जोड़ा सन 1987 में 1987 में और फिर उससे सिलसिला जारी रखते हुए आज तक मैं बाएं महाज और कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जुड़ा हुआ। सर, एक साथ दोनों काम करना, मजहबी काम सियासी काम भी और सामाजिक काम भी, ऐसे में वक्त निकालना बेहद मुश्किल होता है। तो पहले तो मैं सामाजिक काम की तरफ आऊँगा। आप बहुत सारे लोगों की खिदमत करते रहे, किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत हो, प्लाज्मा की ज़रूरत हो, कोरोना में आपने बहुत खिदमत अंजाम दिए। सर, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा सियासी ज़िंदगी या सियासी सोच और मेरा जो प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस है, ये दो अलग अलग पहलू नहीं है। मैं इंसान एक ही हूँ और मेरा सोच एक ही है। मेरा प्रैक्टिस और मेरा सियासत एक ही तरीके से एक ही बुनियाद पर खड़ी है। तो मैं जब लोगों का इलाज करता हूँ तो मेरा जो सियासी जहनियत है, बाएं महाज वाली जहनियत है, उस इनकलाबी सोच के बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि लोगों को जो स्वास्थ्य का जो अधिकार है, राइट टू हेल्थ है, ये मिलनी चाहिए। अभी समाज में चूँकि ये हकीकत बनाना थोड़ा सा कठिन है, तो जिस हद तक लोगों को परेशानी हो रही है, दवा के दाम आप बोलिए या स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए आप बोलिए, वहाँ पर जो हो सकता है उतना मैं कोशिश करता हूँ। और अकेले एक शख्स से कुछ होता नहीं है। तो हमारे साथ जो हमारे स्कूल के दोस्त हैं, हमारे जो हम मिजाज लोग हैं, हम लोग मिल करके जो इदारा बनाए हैं उस इदारा के ज़रिए से डायलिसिस के काम को अंजाम देते हैं। और हमारे पार्टी के तरफ से तकरीबन 82 साल पुराना एक संगठन है पीपल्स रिलीफ कमेटी, उसका अभी मैं सदर हूँ। तो उस सदर के हैसियत से मैं उस इदारा को चलाता हूँ जहाँ पर हम लोग कम खर्च में डायग्नोस्टिक टेस्ट, इलाज और एक नर्सिंग होम है, उसमें यहाँ कम खर्च में लोगों को इलाज दिया जाता है, उसका मैं इंतज़ाम करता हूँ। तो मेरे ज़िंदगी में दो पहलू या दो चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है। एक ही इंसान हूँ। मेरा प्रैक्टिस और मेरा सियासत दोनों मिल करके एक ही सोच के बुनियाद से सामने आती है। अपने ट्रस्ट के बारे में सर कुछ बताइए। हमारा कोलकाता स्वास्थ्य संकल्प जो ट्रस्ट हमने बनाई, बुनियादी सोच ये थी कि एक तरफ डायलिसिस पेशेंट अगर उसे ज़िंदगी देना है, उसके ज़िंदगी में अगर हयात में हमें इजाफ़ा करना है, तो सबसे अहम चीज़ जो होता है उसे सही डायलिसिस सही डोज में मिलनी चाहिए। जिसको हफ्ता में 3 दिन मिलना है, अगर वो हफ्ता में 2 दिन ले, या जिसे हफ्ता में 2 दिन मिलना है वो हफ्ता में 1 दिन ले। जिसे एक डायलिसिस लेने की जगह में हाफ डायलिसिस अगर मिल रहा हो तो उसका
ज़िंदगी का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी सही नहीं रहेगा, और जो हयात उसको मिलनी चाहिए वो हयात भी उसे नहीं मिलेगी इलाज के ज़रिए से। सबसे बड़ा जो मुश्किलात ये है कि लोगों का जो खर्च है वो खर्च वो जुगाड़ नहीं कर सकते। तो हमने अपने ट्रस्ट से ये बुनियादी सोच रखी है कि हम लोग डायलिसिस का जो खर्च है इसको हम कम कर देंगे। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है डायलिसिस के हिसाब में उसको हमने अलग कर दिया। डायलिसिस का भी खर्च सही तरीके से अगर हम लोग तैयार करें तो जो बाज़ार में जो रेट है उससे काफ़ी कम में हम लोग कर सकते हैं। इसके बाहर कुछ लोग हैं वो लोग हम लोग को सपोर्ट करते हैं डोनेशन के ज़रिए से, और इन सब चीज़ों को बांध करके हमने कोविड के वक्त तकरीबन 24,000 डायलिसिस 50 रुपये में हम लोग किए। अभी हमारा डायलिसिस का रेट है 100 रुपया पर डायलिसिस। तो हम लोग जब शुरू किए थे हमारा रेट था 600 रुपया पर डायलिसिस, फिर हमने उसे घटा के 550 रुपया किए 2 साल बाद। 2009 में हम लोग के इदारा का काम शुरू हुआ, फिर हमने उसे 500 किए, फिर 2 साल बाद उसे 450, और कोविड से कबल हम लोग 300 रुपया पर डायलिसिस ले रहे थे। कोविड के दौरान उसे 50 रुपये करके दिसंबर महीने 2023 तक हमने टोटल, जैसे मैंने पहले कहा, 24,000 डायलिसिस तकरीबन 50 रुपया में हमने लोगों के लिए किए। अभी उसे हमें 100 रुपया में करना पड़ रहा है। तो संकल्प सर कब आपने इस्टेब्लिश किया था? संकल्प एक सोच के बुनियाद पर शुरू हुआ था 2004 साल में, और हमने बुनियादी स्तर पर हमने आँखों का जो कैटरेक्ट जो छानी का ऑपरेशन हम लोग करवाए थे। इसके तहत हमने वार्ड 60, वार्ड 64, वार्ड 61 को कैटरेक्ट कलकत्ता कॉरपोरेशन इसको कैटरेक्ट कंट्रोल्ड एरिया हमने बना दी थी। तकरीबन 3,000 से 3,500 कैटरेक्ट ऑपरेशन उस वक्त हुई थी। उसके बाद हमने ब्लड डोनेशन पर गौर फरमाया, और PLF जो है, PLF संगठन हमारे यहाँ पर तैयार हुई। फिर वो अब एक अलग इदारा बन चुका है बुनियादी स्तर पर। नेशनल NASSCOM अवार्ड जो था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो हमारे संगठन कोलकाता स्वास्थ्य संकल्प को मिली थी 2009 साल में। जो केंद्र मंत्री थे उन्होंने हैंडओवर किया हमारा जो काम था ब्लड डोनेशन का ऊपर में, इसलिए। और उसके बाद फिर हमने 2009 साल से डायलिसिस प्रोजेक्ट को सामने रख करके यहाँ पर अपना पूरी जो एनर्जी है, पूरा जो हमारा जो कोशिश है वो इस तरफ हमने कर दी। और तकरीबन आज 100 परिवार है, 100 फैमिलीज़ है जिनके डायलिसिस पेशेंट्स हैं, उनको हम लोग हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सर ये डायलिसिस का मरहला क्यों आता है? देखिए, डायलिसिस का प्रॉब्लम किडनी डिजीज़ के लिए आता है, और किडनी डिजीज़ कई एक कारण के लिए हो सकते हैं, लेकिन मोटी तौर पर 3 तरीके से हम कह सकते हैं कि जब पेट के अंदर, माँ के गर्भ के अंदर में जब बच्चा बड़ा होता है, जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, जब उसका किडनी बनता है, तब अगर माँ के सही तरीके से पौष्टिक आहार न हो, खाना में कमी हो, तो वो बच्चा कमज़ोर किडनी लेके पैदा होता है। और वो बच्चा जब उसका उम्र थोड़ा ज़्यादा होता है, 20, 22, 25 साल, 30 साल, 35 साल, तब ये कमज़ोरी सामने उभर कर आता है, और फुली फंक्शनिंग किडनी नहीं होने के कारण उसको किडनी का रिप्लेसमेंट लगता है, जो डायलिसिस हम लोग कहते हैं। दूसरा, मोटी तौर पर ये कह सकते हैं कि जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है और वो दवा नहीं खाते, वो दवा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके नहीं रखते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी। और तीसरा अभी जो उभर के आया है वो है ब्लड शुगर। अनकंट्रोल्ड अगर ब्लड शुगर रहे तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी, यानी डायबिटीज़ के लिए किडनी का फेलियर ये हो सकता है। मोटी तौर पर ये 3 चीज़ हम लोग देखते हैं। और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे मुल्क में किसी का मलेरिया हो गया जिसका इलाज सही टाइम पर नहीं हुआ, किसी का डायरिया हो गया, इतना पानी बदन से निकल गया, उसके कारण के लिए उसका किडनी फेल हो गया। फीवर है, बुखार है, कई दिनों से लाइलाज है, उसके लिए उसका किडनी फेलियर हो गया। दर्द का दवा बिना प्रिस्क्रिप्शन का ओवर का काउंटर खाना, ये आदत हो गई कई लोगों को। अगर कोई कंटिन्यू दर्द का दवा खाएं तो फिर कुछ दिन बाद उनका किडनी फेलियर हमको मिलती है। तो ऐसे अलग अलग मुख्तलिफ कारण हैं। मोटी तौर पर हम लोग 3 जो कारण कहते हैं, न्यूट्रिशनल जो है,
जो माँ के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब तैयार होता है, उस वक्त माँ का सही खाना न मिले, न्यूट्रिशन की कमी हो, तो उसके लिए ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर। सर, आज के दौर में देखा जाता है कि हर घर में एक ऐसा मरीज है, या तो वो प्रेशर का मरीज है, या हार्ट का पेशेंट है, या फिर शुगर का पेशेंट है। इसकी असल वजह क्या है? देखिए, इसको हम लोग कहते हैं लाइफस्टाइल डिजीज़। लाइफस्टाइल डिजीज़ का मतलब है कि आप अपनी ज़िंदगी जिस तरीके से गुज़र बसर कर रहे हैं, उसी में ये बीमारी की राज छुपी हुई है। तो हमारा लाइफस्टाइल जिस तरीके से उसमें तब्दीली आई है, पहले हमें पानी लेने के लिए 18 किलोमीटर आना जाना करना पड़ता था, खाना को जुगाड़ करने के लिए गाछ में चढ़ना पड़ता था या किसी जानवर के पीछे दौड़ना पड़ता था। अभी ये सब चीज़ बंद हो गए हैं। अभी पैखाना पेशाब करने के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता। बाथरूम आपका 1600 से 800 स्क्वायर फीट के घर के अंदर ही में है। अगर कोई बस्ती में रहता है तो आंगन में ही बाथरूम बन गया है। पानी के लिए बहुत ज़ोर आपको 100 या 150 मीटर जाना पड़ता है। जो लोग बस्ती में रहते हैं, जो लोग फ्लैट बाड़ी में रहते हैं, उनका पानी घर ही में आ जाता है। तो इससे क्या होता है, हम लोग जो चीज़ खाते हैं, जो एनर्जी हमारी बनती है, वो एनर्जी को हम खर्च सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो ये जमते जाता है। ये जमने के कारण के लिए वज़न बढ़ता है, और जिसको हम कहते हैं हमारा जो शुगर इम्बैलेंस है वो हमारा खून में होता है, उसके लिए डायबिटीज़ होती है। दूसरी बात ये है डाइट कंट्रोल। डाइट हम लोग जिस तरीके से खाते थे आगे, उसमें काफ़ी तब्दीली आ गई है। हाई कैलोरी डाइट्स आ गए हैं, शुगर कंटेंट काफ़ी बढ़ गई है, ऑयल कंटेंट काफ़ी बढ़ गया है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स जिसको कहते हैं, जिसके हम माप के कहते हैं, ये इस चीज़ या इस खाने में शुगर का जो अमाउंट है या उसका जो प्रेजेंस है वो ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ ज़्यादा खाने से शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरी बात ये है कि हमारा जो नमक खाने का जो आदत है, आगे जितना नमक मिला करता था, अभी उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा नमक हमारे खाना में हाजिर है। तो इस कारण के लिए, जिसको कहते हैं न्यूट्रिशनल कारण, एक है लाइफस्टाइल कारण, और एक्सरसाइज ना करने का, और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। आगे क्या था, लोग एक साथ मिल करके एक काम को अंजाम देते थे। अभी क्या है, आदमी डेस्क पर काम करता है, दुकान पर बैठा हुआ है, सेल्समैन का काम कर रहा है, तो उसे आना जाने कहीं मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सब इसके लिए कितना जिम्मेदार है? फास्ट फूड में कहता हूँ कि ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो फास्ट फूड में हो, फास्ट फूड कई तरीके के हो सकते हैं। आप छोला को भिगा करके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके, प्याज काट करके खा सकते, वो भी एक फास्ट फूड है। वो लेकिन हेल्थी फास्ट फूड है, वो सैलेड है, वो फास्ट फूड है लेकिन सैलेड है। लेकिन अगर फास्ट फूड को आप प्रोसेसिंग करते हैं, जैसे आप चीज़ बनाते हैं खाना में, आप बर्गर को डीप फ्राई करते हैं, तो जो चीज़ आप जितना ज़्यादा प्रोसेस करेंगे उतना ज़्यादा अनहेल्थी हो जाएगा। एक मिसाल देते हैं, जैसे केला अगर खोल के छील करके आप खाते हैं, तो आप पहला इंसान है जो केले के जो चेहरा है उसको देख रहे हैं। लेकिन इसी केले को अगर आप काटते हैं छोटे छोटे टुकड़े में, उसमें मिक्सी में डालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, उसमें चीनी डालते हैं, मिक्सी घुमा करके उसको निकालते हैं, फिर उसके ऊपर में आप बादाम डालते हैं, तो जितना प्रोसेस आपने ऐड किया, उसी केले को उसे अनहेल्थी बना दिया। तो अनप्रोसेस्ड फूड जितना कम प्रोसेसिंग हो वो हेल्थी है, उसी को आप ज़्यादा अगर प्रोसेस कर दें तो फिर आप वो अनहेल्थी हो जाएगा। चना को आप ऐसे खा ले भिगा करके, वो हेल्थी है। चना को आप उसको सुखा करके उसको चक्की में डाल के उसका बेसन बना दें, उस बेसन को आप प्याज के साथ मिला करके अगर उसको तल दे, तो वही जो चना है वो लेकिन प्याजू में जब तब्दील हो जाता है वो अनहेल्थी ज़्यादा हो जाता है। ऑयली और स्पाइसेस खाना इसके लिए जिम्मेदार है। स्पाइसी उतना ख़राब नहीं है, लेकिन ऑयल कंटेंट उसको बैलेंस तरीके से अगर न ले, लेकिन बिना तेल का लेकिन ज़िंदगी का गुजर बसर नहीं होगा, लेकिन सही अमाउंट में सही तरीके से अगर इस्तेमाल करे तो वो हेल्थी है, सही तरीके से न इस्तेमाल करे तो वो अनहेल्थी है। सर, रेड मीट इसके लिए कितना जिम्मेदार? देखिए, रेड मीट का जो ताल्लुक है, ये रेड मीट का ताल्लुक प्रोटीन का जो बैलेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप रेड मीट को ले और उसको सही अमाउंट में कंज्यूम करें तो एक इंसान का जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करता है। लेकिन जहाँ पर आप उसको ज़्यादा ले लें, जैसे आपको ये सुन करके ये आपको आश्चर्य होगा कि आप अगर 6 लीटर से ज़्यादा पानी दिन में पिए तो वो जहर हो सकता है।
पानी जहर हो सकता है ये लोगों को मालूम नहीं, लेकिन 6 लीटर से ज़्यादा अगर दिन में आप कोई इंसान पानी अगर ले ले तो उसके लिए जहर हो सकता है। उसी तरीके से सही अमाउंट में आप ले तो वो चीज़ पॉजिटिव है, सही अमाउंट में न ले तो वो नेगेटिव हो जाता है। दूसरी बात है, रेड मीट जितने हैं ये चूँकि सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल होता है। जंगल में अगर आप जाएं तो कोई भी जानवर का रेड मीट में आपको चर्बी नहीं मिलेगा। उसका कारण ये है कि जंगल का जानवर को दौड़ना पड़ता है, वो अगर 1 केजी चर्बी जमा लेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, बाघ या उसको चीता पकड़ लेगा। तो जंगल में जो जानवर है उसमें आपको रत्ती भर चर्बी नहीं मिलेगा। लेकिन पिछले 6000 सालों से हमने जब पशुओं को अपने खान पान के लिए रखना शुरू किया तो उनमें चर्बी जमना शुरू हो गया। ये जो चर्बी है ये चर्बी सेहत के लिए ख़राब है। सर, आजकल के नौजवान मोबाइल एडिक्ट होते जा रहे हैं, इस मोबाइल के देखने से क्या असरात होते हैं जिस्म पर? देखिए, मोबाइल के कई एक पहलू हैं। पहला पहलू तो ये है कि रात को सोते वक्त सर के नीचे मोबाइल ना रखें, क्योंकि इसका जो रेडिएशन है, जो माइक्रोवेव से ये चलती है, वो ब्रेन के सेल्स पर असर डालता है। ये कई एक स्टडीज़ में पूरे दुनिया में वो ये साबित हो चुका है। तो ये पहली बात है। दूसरी बात है कि मोबाइल को हम जब देखते हैं तो उसका सही एक पोजीशन होना चाहिए, बॉडी का एक पोजीशन होना चाहिए और मोबाइल को पकड़ने का पोजीशन होना चाहिए। हम कहते हैं आँख बराबर पोजीशन होना चाहिए। आप यूं ही अपना गर्दन झुका देंगे तभी लेकिन आपका स्पॉन्डिलोसिस होने का चांस शुरू हो जाता है। तो बॉडी और मोबाइल का पोजीशन या लैपटॉप या कंप्यूटर का स्क्रीन का पोजीशन, इसको हम कहते हैं एर्गोनॉमिक्स, इसको सही रखना ज़रूरी है, नहीं तो फिर गर्दन और चक्कर वगैरह जो लोगों का आते हैं ये सब का प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तीसरा जो है, कितना वक्त तक देखना है। हम लोग देखते हैं कि मोबाइल एडिक्शन होने से नींद का जो ज़रूरत है वो पूरा नहीं हो रहा है, और मोबाइल एडिक्शन के कारण के लिए कई एक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और लैक ऑफ स्लीप हो रहा है। दूसरा दिन काम पर जाते वक्त लोगों को तकलीफ़ हो रही है, बच्चे मोबाइल इतना देख रहे हैं, स्कूल के लिए वो लोग तैयार नहीं हो पा रहे। स्कूल में जा कर के उनका ब्रेन के अंदर में जो टीचर जो बात कह रही है उसको पकड़ने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कम हो जा रही है। अटेंशन स्पैन घट जा रही है, क्योंकि मोबाइल में जो कंटेंट आ रहा है वेरी शॉर्ट स्पैन के लिए 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, लेकिन क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही है 1 घंटा के लिए। तो अगर किसी बच्चे का आदत हो गया इन्फॉर्मेशन सिर्फ 30 सेकेंड का एक्सेप्ट करने का वो क्लास में 40 मिनट या 45 मिनट का जो पीरियड है उसको सुनने के लिए उसका जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, जो साइकोलॉजी है, वो अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो कई एक पहलू है। हम लोग कहते हैं जो लोग स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनको अगर मोबाइल देना है, अभी स्कूल के लिए तो ज़रूरत पड़ गई, अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कोविड के वक्त है, तो वो मॉनिटर होनी चाहिए, रैशन होना चाहिए। ऐसे नहीं हो कि बच्चे के हाथ में मोबाइल पहुंच करके उसमें माँ बाप अगर छोड़ दें तो फिर उसकी जो दुश्वारियाँ हैं वो दुश्वारियाँ फेस करने पड़ेंगी। छोटे छोटे बच्चे साल भर, 1.5 साल, 2 साल वो मोबाइल से इतना अटैच्ड हो जाते हैं कि मोबाइल अगर आप छीन लें तो वो रोना शुरू कर दें। वालिदैन क्या करते हैं कि उसको बहलाने के लिए मोबाइल पकड़ा देते हैं। तो इससे जो खराबियां होती है ये अभी उन्हें समझ में नहीं आ रहा। ऐसे गार्जियन को क्या कहना चाहिए? इसका 2 पहलू है। एक है हमारे सामाजिक स्तर में, अगर आप देखें जो वर्क प्लेस है वो वर्क प्लेस फ्रेगमेंट हो गया है। अभी ज़्यादातर ऑफिस या वर्क का काम का जो इन्वायरमेंट है वो मोबाइल में आ गया है। आगे हम कहते थे 8 घंटा काम, 8 घंटा विश्राम और 8 घंटा आप सोएं, रेस्ट करें और या अपना जो इंटरटेनमेंट वगैरह खाना पीना करें। अभी मोबाइल फ़ोन के अंदर में अगर वर्क इन्वायरमेंट आ जाए तो एक मज़दूर या एक कर्मचारी वो 24 घंटा ऑफिस के लिए काम कर रहा है। अभी मोबाइल बेस्ड जो वर्क हो गया, इसकी आदत अगर समाज में लगाना है तो इसका आदत बचपन से ही लगाना है। इसीलिए छोटे छोटे बच्चों को जो मोबाइल दे दिया जा रहा है, ये माँओं को ये समझाया जा रहा है कि ये पॉजिटिव है, लेकिन मैं समझता हूँ ये एक समाज में जो तब्दीली आ रहा है वो तब्दीली के पहलू को सामने रखते हुए ये कहा जा रहा है माँओं को कि अपने बच्चों को ये आदत डाल दो अभी से, ताकि जब इनका उम्र 18, 20, 22 साल हो उनका फितरत ही बन जाए कि वो मोबाइल से जुड़ा रहे, और ऑफिस का अगर कोई काम आए रात को 12 बजे तभी भी उनको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल हैबिचुएशन। ये समाज में अलग तरीके से हमने देखा है, सरमायादारों ने इसका विस्तार किया है। अभी हमारा समाज में जो बच्चों को एक
फितरत तैयार किया जा रहा है कि मोबाइल ही सबसे अहम है, मोबाइल के ज़रिए से ही दुनिया को पहचानना है, मोबाइल के ज़रिए से ही दुनिया से जुड़ना है। ये जो चीज़ है ये माओं को संजीदगी से सोचना पड़ेगा। इसके कई एक नेगेटिव पॉइंट्स है। साइकोलॉजिकल जो अटैचमेंट है इंसान का इंसान से होना चाहिए, एक मशीन से नहीं होना चाहिए। और ये बिहेवियरल पैटर्न्स जो है घर में जो नॉर्मल रिलेशनशिप है, एक बच्चे के बाप के साथ, एक बच्चे उसके माँ के साथ, एक बच्चे के उनके बड़े भाई उसकी छोटी बहन के साथ, और एक बच्चे के उसके मामा, काका, चचा, चच्ची है, ये जो फैमिली स्ट्रक्चर है, ये फैमिली स्ट्रक्चर को अगर मोबाइल रिप्लेस कर दे तो उस बच्चे का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप किसी रिश्तेदार के घर जाएंगे तो देखेंगे बच्चा मोबाइल लेके बैठा हुआ, वो अपना कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर बात ही नहीं कर रहा है। आप कोई रेस्टोरेंट में जाए तो रेस्टोरेंट में देखेंगे पूरा फैमिली चारों के हाथ में मोबाइल है, वो लोग मोबाइल में मसरूफ़ है। तो इससे क्या हो रहा है, जो इंटरपर्सनल स्किल्स जो है, जो रिलेशनशिप जो है, जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी तो सिर्फ एक खून का रिश्ता नहीं है, वो एक रिलेशनशिप जो बातचीत करके एक पहचान के ज़रिए से एक दोस्ती के पहलू रहता है, उससे बातचीत होता है। ये सब चीज़ ये सब आस्ते आस्ते कम हो जा रहे हैं। इसका असर डेफिनेटली नेगेटिव होना है। सर आखिरी दो सवाल। एक सवाल तो ये है कि औरतों में एनीमिया की बीमारी ज़्यादा देखी जाती है, इसकी वजह? देखिए, हमारा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2014-15 को हुआ, उसमें औरतों और बच्चों में जो एनीमिया पाई गई वो 2019-20 का जो NFHS सर्वे हुआ उसके मुकाबले काफ़ी 2019-20 में बढ़ गई। तो सारे हिंदुस्तान में एनीमिया का प्रॉब्लम बढ़ गया है। मुश्किलात ये है कि NFHS जो 24-25 होने की बात है उसमें एनीमिया को जिस तरीके से आगे मापा जाता था वो मापने का जो इंतज़ाम है उसे बंद कर दिया गया है। तो इसके एक बड़ी एक सवाल ये उठती है कि क्या एनीमिया को हम लोग मापना नहीं चाहते। दूसरी सवाल ये है कि ये जो एनीमिया बढ़ी है 2014-15 के मुकाबले 2019-20 में, ये बात सीधी कह रही है कि समाज में जो न्यूट्रिशन का जो मामला है वो उसमें काफ़ी गिरावट हुई है। और ये बात संजीदगी से सोचना पड़ेगा कि 19-20 का जो NFHS सर्वे हुआ था वो कोविड से कबल हुआ था, और कोविड के बाद अभी 24-25 में एनीमिया को मापी जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि और भी गिरावट होना है। मैं समझता हूँ बच्चियों को छोटी उम्र से लड़कों के मुकाबले खान पान के मामले में ज़्यादती की जाती है, उन्हें कम खाने को मिलता है, उनकी जो बीमारियां सही तरीके से इलाज नहीं की जाती है। और ये जो असर जो गर्ल चाइल्ड है, जो छोटी बच्ची से शुरू होता है, वो एक गर्भ धारण करने वाली महिला